नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आपके लिए कि अभी आपका जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, आने वाली है जनवरी तक में, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि उसी को लेकर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे सोच रहे हैं कब से आएगी, बहुत उम्मीद थी हमें। आपसे ज़्यादा खुशी टीचरों को होती है कि कम से कम अब मेरे बच्चों का सिलेक्शन होगा, अब वो फॉर्म को भरेंगे, अब वो एग्ज़ाम देंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन के सामने। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमें ध्यान देना है इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। तो अग्नाशय सी कौन सी कोशिका होती है जो इंसुलिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, गामा और बीटा। इस तरीके से 3 कोशिका अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो जिसमें से बीटा की बात करें तो ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? देखिए, फोटोग्राफी की अगर बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी जो आप लोग खींचते वगैरह हो, कैमरा वगैरह का यूज करते हो, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? देखिए, सूर्योदय की देश की अगर हम बात करते हैं तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि जापान को ही कहते हैं जो सूर्योदय का देश माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ही पता है कि हम क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करने वाले हैं। तो सभी को पता है ना कि क्या क्या चीज़ें मैम पूछने वाली हैं। भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? आपको बताना है तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों युद्ध के बारे में कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिए सब लोग। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो द्वितीय युद्ध की बात की गई है। तो द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो जल्दी से बताइए, 91, 92, 93, 94 कब हुआ? कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये मालूम है? देखिए, अगर द्वितीय युद्ध की हम बात करें तो 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अब देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? भाई जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे मैम 91 में ही हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लोग तृतीय युद्ध के बारे में। तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी आंत लगभग कितने मीटर लंबी होती है? देखिए, छोटी आंत की यहाँ पे बात की गई है। और अगर हम छोटी आंत की बात करें तो जो मैक्सिमम एक एवरेज होता है वो 7 मीटर के आसपास होता है। तो आप यही आंसर लगाओगे कि छोटी आंत लगभग 7 मीटर होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र का एक भाग है जिसमें भोजन को बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जब आपका भोजन आमाशय से पूरा पच जाता है तो आपका भोजन छोटी आंत के पास जाता है। और छोटी आंत जितने भी आपके प्रोटीन वाली चीज़ें होती, फैट वाली चीज़ें होती हैं, उनको डाइजेस्ट करके बड़ी आंत में भेजता है। फिर एनस के माध्यम से वो बाहर निकल आता है। तो आपको कमेंट ये करना है कि छोटी आंत में कौन कौन सी प्रोटीन होती है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करती है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएगा। आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछती रहती हूँ क्योंकि आपको भी रिवीजन हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो आपको कमेंट करना है कि कौन सी प्रोटीन होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। आपका टाइम खत्म हुआ। अब हम आते हैं आपको बताने। तो देखिए, ट्रेप्सिन। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं ध्यान से समझिएगा।
अग्नाशय से छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाती है। याद रखना है आप लोगों को, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम आपके छोटी आंत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि छोटी आंत को हिंदी में क्या कहते हैं। छोटी आंत तो हिंदी है ही है, लेकिन क्षुद्रांत के नाम से भी हम छोटी आंत को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक तत्व हृदय के पंप के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, हृदय की यहाँ पे बात किया गया है कि हृदय के पंप के लिए जो ज़रूरत होता है वो पोटेशियम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है K और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो ये एक अकार्बनिक पदार्थ है जो हृदय के पंप के लिए जिम्मेदार होता है। सोडियम की बात करें, इसका सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है Ca और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। आयरन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका सिंबल होता है Fe और आपको बताना है इसका क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ कि 20 के ऊपर होता है। अब क्या होता है आप बताइएगा। देखिए, आपको बायो के साथ साथ इसको भी कवर करके चलना है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो बिना ताज पहने ही उन्हें बादशाह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उन्हें ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान में हुई थी। देखिए, हड़प्पा काल में जो तांबे के रथ की खोज हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी। तो आपको बताना है कि रैमाबाद। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक युग्म प्रयुक्त होता है। देखिए, पेरिस्कोप जब बनाते हैं तो आप देखते हो पेरिस्कोप से जब आप देखते हो तो दूर की चीज़ें आपको दिखाई देती है ना, बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो उसमें कौन सा लेंस लगाते हो। इतना तो गेसिंग आपको हो चुका होगा कि अवतल लेंस लगेगा कि उत्तल लेंस लगेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो 9 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ना उत्तल ना अवतल, आपका कौन सा लेंस होता है, समतल लेंस का यूज होता है इसमें, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10, दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए, दालों का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो आपका कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, अध्ययन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हर चीज़ का अध्ययन मालूम होना चाहिए। मैं एक बार लेकर आऊँगी आपके जीएस में अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको याद कर लेना है भाई, कैलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कैलोलॉजी तो कहते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। देखिए, अगर सेल के अध्ययन के बारे में बात करें तो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी आपको बताना है। फल का अध्ययन बताना है तो फल का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर किडनी का अध्ययन पूछता है आपसे तो किडनी का आप लोग बोलोगे नेफ्रोलॉजी, ठीक है। क्या बताना है आपको, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। अगर आपको ब्रेन का अध्ययन पूछा है तो ब्रेन का आप लोग को बताना है न्यूरोलॉजी, याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में, तो कवक का अध्ययन की बात करें तो कवक का अध्ययन आपको बताना है माइकोलॉजी, ठीक है। इसका अध्ययन आप लोग माइकोलॉजी में करते हैं। शैवाल का अध्ययन की बात करें तो फाइकोलॉजी, याद करते जाइए भाई, फाइकोलॉजी, ठीक है। और भी 2-3 चीज़ें आपको याद करा दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा गया कि बोन का अध्ययन कहाँ पे करते हैं तो बोन का आपको बताना है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, बोन का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बोन के बाद दांत का अध्ययन कहाँ करते हैं तो ओडोंटोलॉजी, ठीक है, दांत का अध्ययन आप लोग क्या बताओगे, ओडोंटोलॉजी। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉजी आपको याद करने हैं एक एक करके। अब एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो मानवता का अध्ययन, मतलब कि इसमें हम लोग लेखकों द्वारा जो नाटक, कवियों, है ना, तो जो मानवता
पुस्तकों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, जैसे नाटक, कविताओं, है ना, लघु कथाओं का अध्ययन जो करते हैं, उसका जो संग्रह होता है, तो आप कह सकते हो कि मानवताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वांगला महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय से संबंधित है। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? पहले वो ऐसा कौन सा नेता है जो राज्य का मुख्यमंत्री बना, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बना? तो आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है 13 का आंसर ऑप्शन डी है, चरण सिंह। चरण सिंह जो थे वो पहले मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने भारत के। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा बैंक योजना शुरू किया गया? तो भाई अम्मा बैंक योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जिन्होंने जहाँ पर जिस राज्य में सबसे पहले अम्मा बैंक योजना शुरू किया गया। रेवर मृदा किसको कहा जाता है? देखिए, रेवर मृदा की बात करें तो काली मिट्टी को ही हम लोग रेवर मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण, गोदावरी, महानदी और कावेरी नदी के डेल्टा किस मृदा से बने होते हैं? तो भाई देखिए, अगर इनकी बात करें कृष्ण, गोदावरी, महानदी और कावेरी नदी के बारे में, तो डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, डेल्टा किस मृदा से बने होते हैं? जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। ब्लड किस अवस्था में होता है? अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि ब्लड एक फ्लूइड पार्ट है ना, लेकिन कैसी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, आपको ये आंसर बताना है इसका, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। अच्छा देखिए, प्लाज्मा अवस्था में तो होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ब्लड से बनता है कि ब्लड का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो ब्लड का अध्ययन आपको बताना है हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी में आप लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है, याद रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए, उसके बाद अगर हम पूछें कि ब्लड डेड होने के बाद कहाँ पे जाती है, तो आपको बताना है कि स्प्लीन में। मतलब इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो आपको बताना है स्प्लीन। ठीक है, इसको हिंदी में प्लीहा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त है? देखिए, मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, मतलब एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोग स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, आपका जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारे ब्रेन में तो न्यूरॉन कोशिका केवल 1 मिलियन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी कोशिका हमारे बॉडी में पाई जाती है, क्योंकि हर ऑर्गन में अपनी कोशिका होती है। तो शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 150 लाख कोशिका प्रति सेकंड नष्ट होती रहती है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? देखिए, जो भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? तो आपको बताना है कि उपचयन, खाया पिया पचाया बराबर उपापचया, इसलिए उपचयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस कौन सा बनेगा? तो आपको क्या बताना है भाई? 21 का ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। 21 का बुंदेलखंड, ठीक है, सॉरी बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? देखिए, भारत में जो आपातकाल का सिद्धांत है वो सबसे पहले जर्मनी से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। गुर्दे का भार कितना होता है? अब भाई गुर्दा बोले तो क्या समझ रहे हो आप लोग?
है ना। गुर्दा बोले तो किडनी, ठीक है, किडनी बोले तो वृक्क, वृक्क का जो भार होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना है कि किडनी का जो भार होता है वो 150 ग्राम। मतलब आप कह सकते हो कि मतलब आपको बोल सकते हो कि 140 से 150 ग्राम, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। तो 150 ग्राम का आपका गुर्दा का भार होता है, आपको याद रखना है। अभी बताया मैंने आपको कि गुर्दे का अध्ययन किस में करते हैं, तो आपको बताना नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन करते हैं, ये आपको मालूम है। गुर्दे में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आपको बताना है नेफ्रॉन कोशिका, ठीक है। नेफ्रॉन कोशिका से ही नेफ्रोलॉजी बना है, तो नेफ्रॉन कोशिका इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुए। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1784 में, 1784 में ये पारित हुए। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है। देखिए ड्यूस की बात की जाए तो मुसोलिनी, ठीक है, ड्यूस की अगर हम बात करें तो मुसोलिनी जो क्या है भाई, व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीड है, और आप क्या चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बना के दिया जाए। क्या जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा जा रहा है वो आपको अभी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर हम किसी टॉपिक को लेकर जीएस पे डिस्कशन करें, या साइंस में कुछ टॉपिक को लेकर डिस्कशन करें उसके क्वेश्चन को, तो आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जितना अध्ययन वाले क्वेश्चंस हैं वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके बता सकें।